हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में दोस्तों हमने रेलवे फिजिक्स के कुल प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 18 तक के प्रश्नों को डिस्कस किया है। यदि दोस्तों आप कुल 418 तक के प्रश्नों को नहीं देखे हैं तो हमने प्लेलिस्ट बना दिया है। रेलवे साइंस के नाम से हमने दोस्तों प्लेलिस्ट बनाया है। आप उस प्लेलिस्ट में जाकर इन सभी वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों ये सही प्रश्न जो है रेलवे में सही पूछे गए प्रश्नों को हम जो है करवा रहे हैं। तो दोस्तों आज हम जो है प्रश्न नंबर 419 से प्रश्न नंबर 456 तक के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे प्रश्न नंबर 419 से। प्रतिरोध को कम करने या बढ़ाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों प्रतिरोध को कम करने या बढ़ाने के लिए रियोस्टेट जो है यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 420 है दोस्तों। धारा की दिशा का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? धारा की दिशा का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है वाहन की गति जानने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? वाहन की गति जानने के लिए स्पीडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 422 है। प्रतिरोध को मापने के लिए डैश का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों प्रतिरोध को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ओम मीटर का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 423 है। हवा की गति को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? हवा की गति को मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 424 है दोस्तों। झूठ का पता लगाने वाली मशीन कौन सी होती है? तो दोस्तों झूठ का पता लगाने वाली मशीन पॉलीग्राफ होती है, जिसे दोस्तों लाई डिटेक्टर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है भट्ठियों सूर्य का ताप अपेक्षाकृत उच्च तापमान को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों उच्च तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 426 है। मोटर गाड़ी के इंजन को ठंडा रखने का यंत्र क्या होता है? रेडिएटर होता है। अगला प्रश्न है किसी कक्ष के ताप को नियंत्रित रखने वाला उपकरण कौन सा होता है? तो दोस्तों किसी कक्ष के ताप को नियंत्रित रखने वाला उपकरण रेफ्रिजरेटर होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 428 है। किसी ऊंचाई को नापने के काम में आने वाला यंत्र कौन सा होता है? तो दोस्तों ऊंचाई को नापने में अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 429 है। समुद्र की सतह पर होने वाली हलचलों को ज्ञात करने के लिए पानी के अंदर चलने वाला जलयान का क्या नाम होता है? सबमरीन होता है। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 430 है दोस्तों। धमनियों में रक्त के दाब को मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? धमनियों में रक्त के दाब को मापने वाला यंत्र स्फिग्मोमैनोमीटर होता है। अगला प्रश्न है तारों का व्यास मापने वाला यंत्र क्या होता है? तारों का व्यास मापने वाला यंत्र स्क्रू गेज होता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों प्रश्न नंबर यहाँ पे 432 है। हृदय तथा फेफड़ों की आवाज़ सुनने वाला यंत्र कौन सा होता है? स्टेथोस्कोप होता है। अगला प्रश्न है भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? भूकंपीय तरंगों की तीव्रता दोस्तों सिस्मोमीटर या सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 434 है। वोल्टेज को कम या अधिक करने वाला यंत्र कौन सा होता है? वोल्टेज को कम या अधिक करने वाला यंत्र ट्रांसफार्मर होता है। अगला प्रश्न है प्रवर्धक तथा इलेक्ट्रॉनिक स्विच के रूप में प्रयोग होने वाला यंत्र कौन सा होता है? प्रवर्धक तथा इलेक्ट्रॉनिक स्विच के रूप में प्रयोग होने वाला यंत्र ट्रांजिस्टर होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 436 है। स्थिर तापमान को संचालित करने वाला यंत्र कौन सा होता है? स्थिर तापमान को संचालित करने वाला यंत्र थर्मोस्टेट होता है। अगला प्रश्न है द्रवों की श्यानता ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? विस्कोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 438 है। द्रवों के प्रवाह की गति मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? द्रवों के प्रवाह की गति मापने वाला यंत्र वेंचुरी मीटर होता है। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 439 है। पौधों की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र क्या होता है? पौधों की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र केस्कोग्राफ होता है। अगला प्रश्न है किसी स्थान पर उत्तर दक्षिण दिशा को ज्ञात करने वाला यंत्र कौन सा होता है? कंपास बॉक्स होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 441 है। आवेशित कण को त्वरित किया जाने वाला यंत्र कौन सा होता है? साइक्लोट्रॉन होता है। अगला प्रश्न है बेलनाकार वस्तुओं के अंदर बाहर का व्यास गहराई मापने का यंत्र कौन सा होता है? कैलिपर्स होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों पानी के जहाज़ों में सही समय ज्ञात करने वाला यंत्र कौन सा होता है?
क्रोनोमीटर होता है। पानी के जहाज़ों में सही समय ज्ञात करने का यंत्र क्रोनोमीटर होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विद्युत आवेश की उपस्थिति बताने वाला यंत्र कौन सा होता है? इलेक्ट्रोस्कोप होता है। अगला प्रश्न है, गैसों का दाब मापने वाला यंत्र क्या होता है? गैसों का दाब मापने वाला यंत्र मैनोमीटर होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 446 है, ध्वनि तरंगों को विद्युतीय तरंगों में परिवर्तित करने वाला यंत्र कौन सा होता है? माइक्रोफोन होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के अंदर के भाग को देखने हेतु प्रयुक्त यंत्र कौन सा होता है? मानव शरीर के अंदर के भाग को देखने के लिए एंडोस्कोपी का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 448 है, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 449 है, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब विस्थापन बल की दिशा में होता है, तब कार्य धनात्मक होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 450 है, यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना होता है? 90 अंश होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 451 है दोस्तों, किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? तो दोस्तों किसी वस्तु पर किया गया कार्य जो है लगे हुए बल पर निर्भर करता है, विस्थापन पर निर्भर करता है, बल और विस्थापन के बीच कोण पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 452 है, निम्नलिखित में से कौन अधिक कार्य कर सकता है? तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिया, इन चारों में से कौन अधिक कार्य कर सकता है ये बताना है। तो दोस्तों जिसकी गति ऊर्जा ज़्यादा होगी वही जो है कार्य अधिक कर पाएगा। जैसे देखिए दोस्तों, उठा हुआ हथौड़ा, एक चली हुई गोली, तेज़ी से आता हुआ पत्थर, एक घूमता हुआ पहिया। तो दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा किस में होगी? एक चली हुई गोली में सबसे अधिक गतिज ऊर्जा इसी में होगी। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 453 है, जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल रहे तो यह क्या होगा? तो यह जो है दोस्तों बिल्कुल कोई काम नहीं करता है। दोस्तों आदमी जो है दीवार को धक्का दे रहा है लेकिन दीवार जो है गिर नहीं रही है, इसका मतलब है उसमें कोई भी विस्थापन नहीं हो रहा है, तो किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। इसका मतलब कोई भी काम नहीं हुआ। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 454 है दोस्तों, डैश न होने पर किया गया कार्य शून्य होता है। दोस्तों विस्थापन न होने पर किया गया कार्य कितना होता है? शून्य होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 456 है, कार्य होने के लिए कितनी शर्तें आवश्यक होती हैं? तो दोस्तों कार्य होने के लिए निम्नलिखित 2 शर्तों का होना अति आवश्यक है। पहली शर्त क्या है? पिंड पर दोस्तों पिंड पर आवश्यक बल लगा होना चाहिए। दूसरा शर्त क्या है? बल की दिशा में विस्थापन होना चाहिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।